हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ लेकर आए हैं लेसन 20। देखिए, हम कर रहे हैं ईवीएस सीटेट के लिए जो पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन आते हैं उनको हम एनसीईआरटी की बुक से कवर कर रहे हैं। क्लास 5th की बुक कंप्लीट हो चुके हैं और क्लास 4th की बुक ये चल रही है, जिसमें अब तक हम 19 लेसन कर चुके हैं। और आज हम लेकर आए हैं लेसन 20, जिसका नाम है मिलकर खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को और देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए, यहाँ क्लास की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब क्लास में बच्चे पार्टी करते हैं तो कैसे सब एक साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं, कैसे उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है और सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बातें कर रहे हैं। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की तो बता रही है मामा की शादी में। वहाँ तो बहुत मज़ा आया होगा, डेविड बोला। हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाने में आया। वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे। आरती खुशी से चहकी। क्यों ना हम भी स्कूल में कुछ ऐसा ही करें, रेहाना कहती हैं। अब सब बच्चे मिलकर पार्टी शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि हम क्लास में मिलकर पार्टी कर सकते हैं और ये सब करने में हमें कितना मज़ा भी आएगा। हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सब घरों से पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाज़ार से ले आते हैं। पार्टी करने के लिए त्योहार क्यों, शनिवार को आधी छुट्टी है, उस दिन हम पार्टी कर लेते हैं। तो देखिए कैसे ये बच्चे सब मिलकर एक जगह खाना खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल बच्चों के लिए है। यहाँ से देखिए, जो यहाँ ब्रैकेट में आता है जो भी पॉइंट, इनसे पेडागोजी के क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर पढ़ लें। कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने का अवसर देना होता है। इसके लिए बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। और जब बच्चे एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो वहाँ उन्हें एक दूसरे के बारे में जानने का अवसर भी प्राप्त होता है, उनके अनुभव प्राप्त होते हैं और मिलजुल कर रहना वे सहयोग की भावना उनमें उत्पन्न होती है। इसके बाद आगे बिहू त्यौहार के बारे में बताया जा रहा है। बिहू कहाँ का त्यौहार है? ये त्यौहार मनाया जाता है असम में। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सोनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है कि बिहू त्योहार क्यों मनाया जाता है? जब चावल की फसल की कटाई होती है तब मनाया जाता है बिहू त्योहार। चारों सहेलियाँ मस्ती में गीत गाने और भेला घर बनाने लगी। तो इस त्यौहार में क्या होता है? भेला घर बनाया जाता है। भेला घर क्या है इसके बारे में आगे बताएंगे। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रही है। अब ये क्या बात कर रही है देखते हैं। सोनमोनी कह रही है, जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तो जो भेला घर है वो किससे बनता है? घास और बांस से। तनवीर कह रहा है, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुका जो है, तो देखिए इस त्यौहार को उरुका भी कहते हैं। और इसमें एक तो यहाँ से निकल कर आया कि भेला घर बनाते हैं घास और बांस से। दूसरा क्या होता है? रात को सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। फातिमा कह रही है, भोज की तैयारी शुरू हो गई क्या? अब सोनमोनी बोल रही है, हाँ हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल रात को जलाने के लिए लकड़ी, बांस और मेजी का इंतजाम कर लिया है। तो कौन से चावल का यूज होता है यहाँ पर? बोरा चावल। हरिया और वादिया ने पैसे तो नहीं दिए, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फातिमा कहती है, मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ? तब सोनमोनी बताती है, कुछ लोग यही सब खरीदने के लिए गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है, पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। उरुका क्या है? देखिए, उरुका बिहू से पहले दिन की शाम को कहते हैं।
तो बिहू जो त्यौहार मनाया जाता है उससे पहले दिन की शाम जो है उसे क्या कहते हैं, उरुका। बोरा और चेवा, चावलों के दो प्रकार है, दो तरह के चावल वहाँ होते हैं, बोरा और चेवा, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इन्हें कहाँ खाया जाता है, इन चावलों को? इन्हें असम में खाया जाता है। बच्चों को असम दिखाओ नक्शे में ताकि उन्हें पता चले ये जगह कहाँ पर है। अब आगे देखते हैं। अब तनवीर कह रहा है रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना, मुझे तो वो बहुत पसंद है। तो फातिमा कह रही है कैसे पकाएंगे चेवा चावल। सोनमोनी बोल रही है ताव, ताव अर्थात कढ़ाई को कहते हैं, को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और फिर उस पर रखेंगे भिगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। तो देखिए जो चेवा चावल है वो कैसे पकाते हैं उसके बारे में यहाँ बताया है। इसके बाद यहाँ बता रहे हैं कि बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये असम राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद आगे यहाँ तो कुछ नहीं है, चलिए इम्पोर्टेंट आगे देख लेते हैं। भेला घर कौन तैयार, भेला घर बनकर तैयार हो गया है। अब भेला घर क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। अब ये सहेलियाँ भागी तैयार होने के लिए, थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज़्यादातर औरतों ने कैसे कपड़े पहने, पीले रंग के कपड़े, रंग बिरंगी मेखला चादर पहने चारों सहेलियाँ भी भेला घर के पास पहुँच गईं। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। ये देखिए ये जो बनाया है लकड़ी और बांस से, इसे ही कहते हैं भेला घर। जैसे कि होली पे होली दहन किया जाता है उसी तरीके से यहाँ पर ये भेला घर बनाया जाता है। उसके चारों ओर सभी खूब नाचे, फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सब हंसते गाते और बातें करते हुए मिलकर सबने खाना खाया। मजानी कह रही है सोनमोनी अब हम लोगों को सोना चाहिए, सुबह उठकर मेजी जलाना है। अब ये मेजी क्या है इसे भी देख लेंगे, आगे बताया जाएगा यहाँ पर। इसके बारे में यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए देखते हैं। अंदाज़ा लगा कर बताओ कि इस भोज में लगभग कितने लोगों ने एक साथ खाना खाया होगा। तो गांव के लगभग जितने भी सभी व्यक्ति होते हैं वे सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। आगे यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं या नहीं, यहाँ पर नहीं है। मिड डे मील, चलिए यहाँ मिड डे मील के बारे में बात हो रही है, इसे देख लेते हैं। दोपहर का 1 बजने वाला है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे से आने वाली खाने की खुशबू पर ज़्यादा है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर जो दोपहर में खाना मिलता है मिड डे मील, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। और जैसे ही घंटी बजी सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तन की तरफ तो कुछ हाथ धोने के लिए। मास्टर मोसाई ने सभी को आंगन के कोने में लगी पानी के हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो देखो तो सब ठीक से हाथ तो धो रहे हैं ना, उन्होंने कहा। हाथ धोकर सभी एक कतार में खड़े हो गए, कुछ ने अपने डिब्बे में तो कुछ ने थाली में भोजन को लिया और इसके बाद सब गोला बनाकर बैठ जाते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। हर हफ्ते के हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा ये दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है। कभी उन्हें भात सुख तो क्या होता है, चावल और रस्से वाली सब्जी, तो कभी लूची और छोला दाल मिलते हैं। कभी मिष्टी मिल जाए तो क्या मज़े। दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक और मज़ेदार बात होती है। गोले में रोज़ जगह बदलकर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, कई बच्चों से पहचान भी हो जाती है और कई नए दोस्त भी बन जाते हैं। पहले कभी कभी भात में कंकर होते थे तो कभी दाल कच्ची होती थी। तब लोगों ने कहा हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे। दीदी मोनी ने समझाया हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ़ सुथरा और ठीक से पका हुआ है, गर्म और ताज़ा हो। दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना ही चाहिए। बच्चों के घरों से लोगों ने मदद करने की भी ठानी। अब सब ठीक है, गरम पका हुआ खाना और वो भी सभी को एक साथ। कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे छोटे बच्चों का पेट तो भर जाता है, पर मेरा और मेरे दोस्तों का नहीं। आजकल तो स्कूलों में भोजन मिलता है पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था और क्या होता था, कई बच्चे तो सुबह बिना खाए ही स्कूल जाते थे। खाली पेट और दिन भर की पढ़ाई वे कैसे करते होंगे। चलिए आगे यहाँ क्या दिया है कि अपने स्कूल के बारे में पता करो
कि वहाँ पर कैसे भोजन मिलता है, क्या क्या होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये खाने की सूची बनानी है कि सोमवार को क्या खाना मिलता है, बुध को क्या मिलता है, शुक्रवार को क्या मिलता है, ये देख लेते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा बच्चों का हक, मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चों को, देखिए मिड डे मील से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन भी आता है सीटेट में, इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करें आप। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते, जो स्कूल जाते हैं वे खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए और ये सभी बच्चों का अधिकार है। तो ये देखिए मिड डे मील के बारे में बताया है कि ये बच्चों का अधिकार है। और इसके साथ ही ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट लेसन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट लेसन है हमारा खाना खिलाना। चलिए इस लेसन को कर लेते हैं कंप्लीट। घंटी, देखिए बच्चे जैसे ही घंटी बजी उसके बारे में बता रहे हैं। घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला। बाहर दिव्या और स्वास्तिक को देखते ही वो खुशी से चिल्लाई, गुरनूर देखो तो कौन आया है। गुरनूर दौड़ती हुई आई। दोस्तों को देखते ही वो भी खुशी से उनसे लिपट गई और बोली, तुम लोग अपने बोर्डिंग स्कूल से कब आए हो। कल ही, वो कह रहे हैं कल ही। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, उनसे तो मिले। स्वास्तिक बोला, वे तो गुरुद्वारे गए हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। गुरनूर ने जवाब दिया, अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं। दिव्या खुशी से बोली। गुरनूर ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना इतना अच्छा लगता है। अपने मम्मी पापा के बिना तुम कैसे रहते हो। उनकी याद तो आती है, पर हॉस्टल में भी बहुत मज़ा आता है। भले ही कभी कभी हमें खाना पसंद नहीं आता, पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाने में मज़ा आता है। ये हॉस्टल के बारे में बता रहे हैं, कैसे वहाँ ये रहते हैं, क्या चीज़ें इन्हें वहाँ पर अच्छी लगती है और क्या पसंद नहीं आती। हॉस्टल में जब किसी के घर से खाने की चीज़ आती है तो सभी बच्चे उसके कमरे में पहुँच जाते हैं और वो चीज़ मिनटों में ही ख़त्म हो जाती है। चलिए आगे है कि यहाँ पर गुरुद्वारे की बात हो रही है, इसके बारे में देख लेते हैं। बच्चे बातें करते हुए गुरुद्वारा पहुँचे और वहाँ सभी ने सिर ढके। तो गुरुद्वारे में जो जाते हैं उन्हें अपने सिर पर कपड़ा बांधना होता है। वे गुरुद्वारे के रसोई घर में गए जो बहुत बड़ा था। वहाँ कई काम हो रहे थे, जैसे कि खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल भी पक रही थी। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वास्तिक ने कहा, अरे देखो गुरनूर, तुम्हारे पापा वहाँ हैं, चलो मिलकर आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, मनजीत सिंह बच्चों से बहुत प्यार से मिले और पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। वे कहते हैं कि हम भी आपकी खाना पकाने में मदद करेंगे। मनजीत सिंह ने बताया, मैं कढ़ा में प्रसाद बना रहा हूँ। इस बड़ी सी कढ़ाई में आटा घी में भून रहा हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगती है। मुझे पता है यह हलवा है। इसमें आप चीनी कब डालोगे, दिव्या ने पूछा। तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी और वे मुस्कुराते हुए उनके पास चले गए। अब उनकी मम्मी क्या कर रही है, वो बना रही है तंदूर की रोटी। हम लोग तंदूर में रोटी सेक रहे हैं, उन्होंने बताया। दिव्या ने पूछा, आंटी इतनी सारी रोटियां एक साथ मैं भी सेकूं। आओ तुम भी करके देखो, यहाँ तो हर कोई सेवा कर सकता है, लेकिन इससे पहले अपने हाथ धो लो। दिव्या जल्दी से हाथ धोकर आई। तंदूर में हाथ डालते ही उसे बहुत गर्म लगा। सेकना छोड़कर वह रोटियों पर घी लगाने लगी। स्वास्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने का सामान कौन लाता है। तब उन्हें एक औरत ने बताया, सभी मिलजुल कर मदद करते हैं, कोई सामान देता है तो कोई पैसे दे देता है। जिसका जो मन होता है वो वैसे ही काम करके मदद करता है। ये देखिए कैसे ये यहाँ पर सबको खाना खिला रहे हैं। मनप्रीत ने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों स्वास्तिक, कैसा लग रहा है। पहले भी कभी रसोई का काम किया है क्या। नहीं, पर सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। स्वास्तिक ने कहा, पता नहीं चला कि कब रोटी चावल हलवा दाल और सब्जी तैयार हो गई।
अरदास के बाद सभी को कढ़ा प्रसाद दिया जाने लगा। कुछ लड़कों ने जल्दी से बरामदे में दरिया बिछा दी। सभी लोग लाइनों में बैठ गए। कुछ लोग पत्तलों में खाना परोसने लगे, कुछ लोग पानी। सभी ने मिलजुल कर खाना खाया। खाने के बाद सबने अपने अपने पत्तल उठाकर बड़े से ड्रम में डाले और अंत में खाना खिलाने वाले सभी लोगों ने मिलकर एक साथ भी खाना खाया। वहाँ की सफाई करके बर्तन साफ किए। तो बता रहे हैं कैसे एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, एक गुरुद्वारे में दूसरों की सेवा करते हैं। तो इन सब के बारे में बता रहा है कि ऐसा करके कितना अच्छा लगता है। ये देखिए, एक शब्द यहाँ से निकल कर आता है कि गुरुद्वारे में एक साथ खाना पकाने और खाने को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लंगर। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट निकल के आता है क्या। देखिए यहाँ कार्य करते हुए दिखाए जा रहे हैं, कैसे ये रोटियाँ सेक रहे हैं। यहाँ पर सभी मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं और इसके साथ ही ये लेसन भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट लेसन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लेसन है हमारा दुनिया मेरे घर में। तो क्या है इस लेसन का नाम, दुनिया मेरे घर में। चलिए इस लेसन में देख लेते हैं क्या है। नोक झोंक। तो देखिए बता रहे हैं रोज की तरह आज फिर मेरिटा के घर में बहस शुरू हो गई और वो बहस किस लिए हुई है इसके बारे में बता रहे हैं। बहस हुई है टीवी के कारण कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखे। मेरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सूसन अपने पसंदीदा गाने के प्रोग्राम देखना चाहती है। तो इसी कारण से इन दोनों में झगड़ा हो रहा है। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती है, जबकि आंटी एक सीरियल देखना चाहती है। मेरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना पसंद है। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं, आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ता है। तो बता रहे हैं कि ऐसे देखिए सबकी पसंद अलग अलग है, कोई क्या देखना चाहता है, कोई कुछ देखना चाहता है, लेकिन फिर भी मिलजुल कर सभी को एक दूसरे के अनुसार भी देखना पड़ता है। अब बता रहे हैं आगे कि क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी या किसी और चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं। अक्सर बच्चों में झगड़े होते हैं और ये अच्छे झगड़े भी होते हैं, इनको देखकर मज़ा भी आता है। इसके बाद आगे बता रहे हैं अलग क्यों। ये देखिए क्या है इसमें। शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई भी जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई नहीं टोकता। प्रतिभा को ये बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाइयों के लिए दूसरा नियम, पर वह क्या करें, क्योंकि ये देखिए क्या है, जब देर हो जाती है शाम को तो इसे जल्दी घर आना होता है। लड़कियों को बोला है कि तुम्हें जल्दी घर आना है, जबकि लड़कों को कोई कुछ भी नहीं कहता। यही यहाँ बताया है कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम क्यों बनाए गए हैं। अब बात कर रहे हैं पीलू मामी के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। एक दिन फली, नाजू और उनके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेलपूरी खाई, गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मज़े से ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के ही पैसे मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे तो बच गए, पर उनकी जो मामी थी उन्होंने कहा कुल्फ़ी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फ़ियों के ही पैसे दिए। उस दिन बच्चों ने बात सीखी, जो बात सीखी उसे वे शायद कभी नहीं भूलेंगे। देखिए आगे क्या है। मैं क्या करूं। अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। वे भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। वे उनसे खूब रोचक बातें करती है। अक्षय के दोस्त अनिल को भी पसंद करती है, पर वे अक्षय को एक बात पर बार बार समझाती है, उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना, पानी तक नहीं पीना। वे कहती है कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार से बहुत अलग है। अब वो कैसे अलग है यही ये बता रहे हैं। एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ। उस दिन बहुत गर्मी भी थी। मैच के बाद सभी प्यासे और थके थे। अनिल सबको अपने घर ले गया। सभी दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया।
जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक से दादी की बात याद आ गई। हाथ में गिलास लिए अनिल को देख अक्षय को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। चलिए आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ कुछ क्वेश्चन हैं कि जैसे कि तुम्हें क्या लगता है अक्षय क्या करेगा। देखिए अब मुझे लगता है कि वो उस पानी को पी लेगा। सभी पी रहे हैं और ऐसे अगर मना करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अनिल तो उसकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि सभी बच्चे प्यासे थे इसलिए वो सबको पानी भी पिला रहा है। अब वो उलझन में क्यों पड़ गया, क्योंकि उसकी दादी माँ ने मना किया था उनके घर पर पानी पीने से या कुछ भी खाना खाने से। चलिए आगे देखते हैं। अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए मना क्यों किया। देखिए क्योंकि उसकी दादी माँ जो थी वो पुराने ख्यालों की होगी और उनके परिवार, अनिल के परिवार और अक्षय के परिवार के जो रीति रिवाज है वो सब अलग अलग होंगे, इसीलिए उन्होंने मना किया होगा। चलिए आगे देखते हैं। किसका फैसला। धोंडू का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपये पैसे और खेतीबाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय कौन करते हैं, वो भी वही करते हैं, इनके बड़े काका। अभी तक तो धोंडू खेत में काम करता था पर अब वह कुछ नया करना चाहता है। बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक भी चक्की नहीं है। उसे यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फ़ायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। इन उदाहरणों के द्वारा बच्चों का ध्यान उन बातों की तरफ खींचा जा सकता है जो हमारे परिवार और समाज में सामान्यतः होती रहती है। इन सभी बातों का हम पर गहरा असर होता है। बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं के विचार करने के लिए भी प्रोत्साहित करें और देखें कि उनके परिवार में भी ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं, क्या उन्हें उनमें परेशानी होती है, क्या अच्छा लगता है। सभी बच्चों को इस पर बोलने के भी अवसर प्रदान करें ताकि सभी अपने अनुभव वहाँ बता पाए और इसके बारे में सोच समझ सकें। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगर तुम धोंडू की जगह होते तो क्या करते। वो भी हम उसकी जगह होते तो तब भी ऐसे ही सोचते। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़ों ने मना कर दिया हो। बिल्कुल होता है, बहुत बार होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगते। मुझे यह अच्छा नहीं लगता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। मीना और रितु टापू खेल कर घर लौट रहे थे। चलो ना मेरे घर चलो, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। वो कह रही है तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊँगी, रितु ने कहा। अब वो कह रही है पर क्यों, मामा को तो तुम अच्छी लगती हो, कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। तो रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कहकर रितु अपने घर चली गई। तो देखिए बता रहे हैं कि कुछ बच्चों के अनुभव रितु की तरह हो सकते हैं। कक्षा में इन पर चर्चा से बच्चों को अपने अनुभव के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इससे उनका धीरज भी बंधेगा और शिक्षक के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। ज़रूरत के अनुसार बच्चों से व्यक्तिगत रूप से भी बात करें। अगर स्कूल में बच्चों के सलाहकार हो तो उनसे भी मदद ली जा सकती है। तो यहाँ जो बात हो रही थी रितु की, ये अच्छा स्पर्श और बुरे स्पर्श से संबंधित थी कि उसे उनके मामा का छूना, उनका बात करना पसंद नहीं है और जब अच्छा नहीं लगता तो वहाँ पर उन्हें मना भी करना चाहिए और उनके पास जाना भी नहीं चाहिए। क्या तुम्हें भी किसी का छूना बुरा लगा है, किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत से कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका छूना बुरा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा होने पर क्या किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उन्हें मना किया जा सकता है, वहाँ से उनके पास ना जाए। ये अच्छा है अपने घर में अपने परिवार में इसके बारे में बताएं। चलिए क्या सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। घर में माँ बाप का छूना अलग होता है, कोई बुरे व्यक्ति होते हैं उनका छूना अलग होता है, उनका एहसास अलग होता है। इसीलिए रितु को मीना के मामा का छूना अच्छा नहीं लगता था। और इसके साथ हमारा ये लेसन भी आज कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट लेसन को भी कर लेते हैं अभी।
चलिए नेक्स्ट लेसन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा पोचमपल्ली। अब पोचमपल्ली क्या है, देखिए ये एक जगह है और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस जगह के बारे में ही बात हो रही है, देखते हैं क्या है। मुख्तार गांव में रहने वाले वानी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। ये बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। तो पोचमपल्ली कहाँ पर है, ये एक ज़िला है आंध्र प्रदेश में। इस ज़िले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो पोचमपल्ली ज़िला है और वहाँ पर जो बुनाई की जाती है उसे भी पोचमपल्ली के नाम से ही जाना जाता है। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से ये काम कर रहे हैं। वानी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से ये बुनाई सीखी थी। अब वानी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इसके लिए बाहर जाकर सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कि कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना आदि पर चर्चा की जा सकती है। जब घर में ये सब कार्य दूसरे व्यक्ति उनके बड़े सीखते हैं, वे करते रहते हैं, तो उन्हें देखकर ही बच्चे भी सीख जाते हैं। देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे कार्य किया जा रहा है यहाँ पर। और आगे देख लेते हैं क्या है। ये साड़ी, पोचमपल्ली में साड़ी बनाने का तरीका, कैसे साड़ी बनाई जाती है। धागे से कपड़े तक की बात हो रही है कि कैसे धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। अप्पा पोचमपल्ली शहर से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती है। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं। सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं और धागे की गट्ठियाँ करगे पर लपेट ली जाती है। फिर इनसे ही कपड़े बनते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़े, साड़ियाँ या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। करघे में कई सुइयाँ होती है। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। खतरे में कला। अब ये कला जो है ये खतरे में क्यों है। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी होनी चाहिए। इसके लिए कई दिनों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं और खुद वे भाव बढ़ा कर उसे बेचते हैं। इसलिए कई बुनकर ये काम छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें उसका उचित दाम नहीं मिलता। वे अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ तो हल निकलना चाहिए, वरना जो ये बरसों पुरानी उनकी कला है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऐसे परंपरागत व्यवसायों में भी कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। इस पर भी जोर डालें कि अक्सर एक चीज़ के बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी का काम भी बटा हुआ होता है। इसके बाद बता रहे हैं, चलिए, आज वानी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवार में ये सुंदर कला सीख ली है। क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला का हुनर सिखाएंगे। देखिए आजकल बहुत सारी पुरानी कला है, चीज़ें हैं जो परिवार के बड़े जानते हैं लेकिन उनके बच्चों को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इनको कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। जब उन्हें कोई पैसे प्राप्त नहीं होते, उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता, तो धीरे धीरे इन सब से आने वाली पीढ़ी दूर होती जा रही है। किसी लोहार, बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो, उनके काम के बारे में पता लगाओ। चलिए आगे देखते हैं। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने कहाँ से काम सीखा, ये सब बच्चों के लिए है ताकि वे जानकारी प्राप्त कर सकें। जैसे कि अब यहाँ पर ये एक टेबल दी है कि कपड़ों की बुनाई करना, उनके नाम जो ये काम करते हैं। अब ये काम कौन करते हैं, जैसे कि अभी बताया था, प्रसाद और वानी के अम्मी अप्पा इस काम को करते हैं। और इन्होंने ये काम कहाँ से सीखा, अपने परिवार से सीखा। ऐसे ही जैसे खाना पकाने का काम कौन करता है, उसका नाम यहाँ लिखो, उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा। कुछ अपने घर से ही सीख लेते हैं या फिर इसके लिए
अलग से कुछ कोर्स भी कराए जाते हैं, होटल प्रबंधन संस्थान होते हैं। साइकिल्स रिपेयरिंग करना, किसी का नाम लिखो जो साइकिल रिपेयर करता है, उसने कहाँ से सीखा, ये काम अपने परिवार से ही सीख लिया जाता है। हवाई जहाज़ उड़ाना, किसी का यहाँ जो कोई हवाई जहाज़ उड़ाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखो और कहाँ से सीखा जाता है, फ्लाइंग क्लब में सीखा जाता है। ऐसे ही सिलाई कढ़ाई करना कहाँ से सीखा जाता है, ये भी अपने परिवार से ही अपने बड़ों से सीख लिया जाता है। गाना गाना भी अपने बड़ों से सीख लिया जाता है, जैसे कि लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर ने कहाँ से सीखा, वो अपने पिता से सीखा था। जूते बनाना कहाँ से, अपने बड़ों से सीख लिया जाता है। पतंग उड़ाना ये भी अपने बड़े भाई बहन से सीख लिया जाता है। खेती करना भी अपने परिवार से सीखा जाता है। बाल काटना भी। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो व्यक्ति जिसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती और उन्हें अपने ही परिवार के बड़ों से सीख लिया जाता है। पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो जाते हैं, जैसे कि कुल्लू की सोल, अर्थात कुल्लू जगह है जो वहाँ पर जो सोल बनाई जाती है उसे कुल्लू की सोल बोलते हैं। मधुबनी पेंटिंग, ये कहाँ पर बनाई जाती है, ये बिहार में बनाई जाती है। असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कश्मीरी अर्थात जो कढ़ाई कश्मीर में की जाती है। तो ये वो कुछ खास चीज़ें हैं जो जिनका नाम उस इलाके में बनाए जाने के कारण ही पड़ चुका है। और इसके साथ ही ये लेसन भी कंप्लीट है, जिसमें आज हमने कई पॉइंट्स भी देखे, पोचमपल्ली के बारे में देखा। बहुत बार क्वेश्चन भी आया पोचमपल्ली से संबंधित। तो आज हमने यहाँ 4 लेसन कंप्लीट किए हैं। इसके बाद 4 लेसन बच जाते हैं हमारे क्लास 4 की बुक, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि अगर क्लास 3 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो केवल वो पॉइंट्स कर लेंगे, वरना इसके बाद पर्यावरण का टॉपिक जो है हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। देखिए हम पहले केवल एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक से जो टॉपिक हम कवर कर सकते थे वो हमने कर लिए। ज़रूरत है आपको रिवाइज करने की, इतना कुछ नहीं है। अगर आप इन बुक्स को दो बार भी रिवाइज कर लोगे तो भी आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम क्लास 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की बुक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही हमने मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट कर रखी है। अगर आप सीटेट के लिए मैथ्स की क्लास देखना चाहते हैं, सीटेट क्या अदर भी जैसे जो शिक्षक भर्ती होती है उनसे संबंधित भी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से मैथ्स फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। और अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।